हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसको हम और भी कह सकते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़े थे चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने चार्जेस के मोशन को स्टडी किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एंड वाला टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें आपने करंट का एक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट स्टडी कर लिया था। नाउ इट इज अ टाइम टू स्टडी नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन द स्पेस इन विच एनी अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैग्नेटिक फील्ड को भी सिमिलर लाइंस के ऊपर डिफाइन किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी परमानेंट मैग्नेट, किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल वर्ड यूज किया जाता है, या किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास का वो स्पेस, वो रीजन जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स महसूस कर सकते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, जिसमें अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट कि मैंने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ दो पोल्स हो गए। हम लोग यहाँ पर कई बार टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, मैग्नेटिक पोल लिया। मैग्नेटिक पोल का मतलब होता है एक सिंगल पोल लेना है। सिंगल पोल का मतलब या नॉर्थ पोल लेना है या साउथ पोल लेना है। ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, क्योंकि कभी भी अकेला मैग्नेटिक पोल या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा जो पोल्स हैं वो कॉम्बिनेशन में, नॉर्थ साउथ पेयर के कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। बट जब हम डेफिनेशन देते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक पोल है, इस पोल के आसपास का वो स्पेस जिसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखें। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप लोगों ने एग्जाम्पल कॉमन आम लाइफ में देखी है कि अगर आप मैग्नेट के पास किसी आयरन के पीसेस को लेके आते हो, आयरन के टुकड़ों को लेके आते हो, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। मेक इट श्योर आपने यहाँ पर कॉपर नहीं लिखना। दिस इज कोबाल्ट। कॉपर जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, वो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर जी? तो ये है मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेटिक पोल, या अगर मेरे पास एक्चुअल में है तो मेरे पास एक्चुअल में होगा एक डाइपोल, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर है। वापस चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस और रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट in which magnetic field या magnetic forces या magnetic effects can be experienced, या a magnetic substance experience force. This is magnetic substance which experiences magnetic force. ठीक है? जनरली जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो अट्रैक्ट ही होंगे। इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या ली है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मींस एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास के स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाई करता है सच दैट अगर उस स्पेस के अंदर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाए, इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चलिए, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था क्या? A very simple experiment। ऑस्टेड ने क्या किया? एक करंट कैरिंग वायर ली। Suppose we have a wire through which current I is passing।
उस करंट कैरिंग वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल की डायग्राम को या इसकी वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पहले समझेंगे। दिस इज मैग्नेटिक नीडल, जिस सिर्फ डॉट लगा होता है वो पॉइंट आउट करता है नॉर्थ साइड में। ये नॉर्थ पोल है तो नेचुरली दूसरी तरफ इसके अपोजिट साउथ पोल हो जाएगा। देखो बेटा, मैग्नेटिक नीडल होती क्या है? कुछ नहीं है जिसको आप मैग्नेटिक कंपास कहते हो। उसमें भी क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया होता है। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब होता है कि इसको जस्ट एक हल्की सी सपोर्ट के ऊपर टिकाया होता है। मीन्स इसके मूव करने में कहीं कोई फ्रिक्शन, कोई रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आपने अपने फिंगर टिप के ऊपर या फिंगर के ऊपर इस पेन को टिका लिया, ठीक है, तो ये अब आसानी से एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर सकता है। वहाँ पर डिज़ाइन इससे बेहतर होता है, यहाँ पे तो गिर जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक सस्पेंडेड लाइक दिस, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर सकता है। कंसेप्चुअली आप कहोगे कि ये इस सेंस से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये मैग्नेट घूम सकता है, क्योंकि ये बहुत पतला है तो आप इसको मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास कुछ भी कह सकते हो। एक तो ये कौन से प्लेन में घूमेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मैग्नेट घूमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस विदाउट एनी फ्रिक्शन या with negligible friction. So this will be axis of rotation. क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम इस कंपास को नॉर्मली देखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है? आंसर इज, हमें पता है कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस करूं तो ये है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद में डिटेल डिस्कशन इसी यूनिट में हम लोग आगे जाके करेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। अब अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास भी इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है एंड इट अलाइंस, ये खुद को अलाइन कर लेती है, अरेंज कर लेती है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मींस इस मैग्नेटिक कंपास के ऊपर फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से ये खुद को अलाइन कर लेती है किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसे बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा था कि अगर एक डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल फ्री है, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा खुद को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस सिचुएशन में टॉर्क भी ज़ीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मिनिमम होती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि हमने जब एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया तो ये हमेशा खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक नीडल। वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग एक बार करंट को हटा देता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास ये एक बैटरी के साथ मेरे पास एक की लगी हुई है एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम, ठीक है। अभी की ओपन है। व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, मैं एक और काम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस बैटरी के ऊपर एरो डाल देता हूँ, जिसका मतलब होगा कि ये बैटरी वेरिएबल है, इसकी ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। क्लियर? जब की ओपन है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन करती है। कौन सी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक नीडल को मैं शॉर्टकट में MN लिख लूँगा। मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट along magnetic field of earth, along magnetic field of earth।
अगर आप इस मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर देते हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हो, ये वापस खुद को अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर ही लेगी। क्लियर है? अब हमने क्या किया, हमने की कर दी क्लोज। जब की क्लोज की तो इस वायर में से करंट पास करना शुरू हो गया। ये वायर कहाँ है? इस नीडल के ऊपर है, ये ध्यान रखना है ताकि डायरेक्शन को समझा जा सके। ये वायर नीडल के ऊपर है। जैसे ही करंट पास करना शुरू करता है, ये नीडल अपने इस डायरेक्शन से थोड़ा टर्न कर जाती है। ठीक है, थोड़ा टर्न कर जाती है, यानी कि इसका जो नॉर्थ पोल है इट टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल थोड़ा इधर को घूम जाता है, साउथ पोल थोड़ा इधर को आ जाता है, एंड आफ्टर दैट ये फिर से स्टेबल हो जाती है। उसके बाद फर्दर टर्न करना बंद कर देती है। अब मैग्नेटिक नीडल के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई नया मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा जिसने इसको टर्न कर दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ने इस नीडल के ऊपर फोर्स अप्लाई की या टॉर्क अप्लाई किया, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट टॉर्क इट टर्न्स, एंड दिस टॉर्क या दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन एडिशनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो सिर्फ इसने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करना था, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज होनी है तो कुछ एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, कुछ एक्स्ट्रा टॉर्क पक्का से लगा होगा जिसने डायरेक्शन को टर्न कर दिया है, इस नीडल को टर्न कर दिया है। क्लियर? अब फिर ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट को फर्दर ट्राई किया। उसने क्या किया कि इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा दिया, यानी कि सर्किट में करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को बढ़ाते हैं वैसे ही इस नीडल की डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है, वैसे ही नीडल की डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि अब आगे से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा टॉर्क अप्लाई कर रहा है इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, जिसकी वजह से उसका टर्न थ्रू एंगल जिससे वो टर्न कर रही थी वो आगे से बढ़ जाता है। अब फर्दर जैसे ही ये की हटाई जाती है, स्विच ऑफ किया जाता है सर्किट में, वैसे ही ये नीडल वापिस पुरानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग खुद को अलाइन कर लेती है। व्हाट डज इट मीन? यानी कि वो फील्ड, वो एक्स्ट्रा टॉर्क जो करंट की वजह से लग रहा था अब वो बंद हो गया है। इसका मतलब अब नीडल सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ही पड़ी है तो उसी के अलोंग खुद को अलाइन कर लेगी। यही हो रहा है। अब अगला पॉइंट देखो, अगर हम इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो पोल, नॉर्थ पोल पहले वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा अब टॉर्क की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, और टॉर्क की डायरेक्शन उल्टी कब हुई होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हुई होगी। इसका मतलब ये है कि इस केस में करंट की डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एसोसिएटेड है। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर प्रोड्यूस कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अलोंग द करंट, क्योंकि अगर ये करंट की डायरेक्शन में होता, कौन? मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंटर ने घूमना ही नहीं था, इस नीडल ने घूमना ही नहीं था। क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ टू नॉर्थ है और हमने इस वायर को भी साउथ से नॉर्थ में रखा हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो इस नीडल ने अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होना था। तो कंक्लूजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज
not along the current carrying wire. In fact, it is perpendicular to the current carrying wire. Second point, मैं ये भी कह सकता हूं कि अब दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक अर्थ का और इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, बट इन दोनों में से अब करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये काफ़ी हद तक इस नीडल को टर्न कर पाता है अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मींस इस वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब जैसे ही हम इस नीडल को मूव करते हैं, इस नीडल को दूर ले जाते हैं फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, जो डिफ्लेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि अब इस नीडल का मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। क्लियर? तो पूरे एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हमने सीखी वो क्या है कि जब भी वायर में करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर की डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर है। जितना करंट ज़्यादा पास करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन सेम रखें और इस नीडल को ऊपर ले जाएं तो भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उस वायर के नीचे, करंट कैरिंग वायर के नीचे एंड करंट कैरिंग वायर के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल अपोजिट आती है। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो करंट कैरिंग वायर है बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, उसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली चार्जेस की मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। अब ध्यान से समझो, अगर चार्ज रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, चार्जेस तो अभी भी वायर में प्रेजेंट है, बट उनकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती। मींस चार्जेस एट रेस्ट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट जैसे ही चार्ज मूव करते हैं, जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। मींस movement of charges is basically cause of magnetic field. So we can conclude that a current carrying conductor behaves as a source of magnetic field. Current carrying conductor behaves as a source of magnetic field. तो दो तरीके हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर से भी जनरल टर्म है, यहाँ कहीं पे भी चार्ज का मोशन होगा, मूविंग चार्ज। आप साथ में कह सकते हो कि मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है परमानेंट मैग्नेट्स। Permanent magnets also behave as source of magnetic field. Permanent magnets के behavior को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसी यूनिट में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करते हैं, क्यों वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं। क्लियर? अब क्योंकि मूविंग चार्ज की बात हो रही है, तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का मतलब है चार्ज का मूव करना, चार्ज के मूव करने का मतलब है थोड़ा सा टाइनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना। अगर थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हर एक एटम छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहा है। ईच एटम बिहेव्स लाइक tiny magnet because electrons are revolving around nucleus. Clear? Next we have
स्नो रूल। स्नो रूल के लिए हम अपनी डिस्कशन में दो वर्ड्स ऐसे चलेंगे, साउथ से नॉर्थ, फिर हम चलेंगे नॉर्थ से वेस्ट। ओ जो है ये शुद्ध टाइम पास है, इसका रूल के साथ, इस ओ का रूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्नो रूल इज बेसिकली अ रूल विच टेल्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, या बेटर है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं। इस करंट कैरिंग वायर के नीचे ध्यान रखना है, इसके नीचे ही एक मैग्नेटिक नीडल रखनी है। ये जो करंट कैरिंग वायर है, इट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में इस वायर को रखा गया है, यानी कि अगर मैं इस नीडल को देखूं तो इसका नॉर्थ जो है इस पॉइंट आउट करेगा। क्लियर? इन द एब्सेंस ऑफ करंट, अगर करंट स्विच ऑफ कर दूं तब भी नॉर्थ इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब वायर भी उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग रखी गई है। नाउ वी स्विच ऑन द करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। तो ध्यान देना बेटा, ये जो स्नो रूल का SN है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? अब अगला स्टेप क्या? नॉर्थ पोल या नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल, ये जो नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि नेचुरली जो साउथ एंड है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्नो SNOW, when current passes from south to north direction and a needle placed below the current carrying wire, and a needle is placed below the current carrying wire, then north pole of the needle will be deflected towards west. Clear? इसको अच्छे से नोट करना है। North of the needle will be deflected towards west. दिस इज स्नो रूल। ये बोर्ड एग्जाम में भी एज सच पूछा जा चुका है। इसी तरह से नीडल की डिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक रूल हमारे पास और होता है, विच इज कॉल्ड एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल एग्जैक्टली सेम है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने एक करंट कैरिंग वायर ली, करंट कैरिंग वायर में भी करंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। बट हमें कैसे पता लगेगा कि साउथ नॉर्थ किस तरफ है? हम क्या लेंगे? वी विल टेक अ मैग्नेटिक नीडल। एक मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे बिना करंट पास किए। अभी हमने मैग्नेटिक नीडल ये रखी। क्लियर? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इस तरफ है, तो हमें ये पता लग गया दिस इज द लाइन जिसके अलॉन्ग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने उसी लाइन के अलॉन्ग अपनी एक करंट कैरिंग वायर रख देनी है, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड फ्रॉम साउथ नॉर्थ इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये हटा दिया, हमें डायरेक्शन क्लियर है। अब हमने इसमें से करंट पास किया। Now we are going to discuss direction of magnetic field due to this current carrying wire. स्विमिंग रूल तो भाई तैरना पड़ेगा, तो ये है हमारे पास एक बंदा जो कि तैर रहा है। ठीक है, इसको भी किसके नीचे तैरना है? वायर के नीचे। वायर के नीचे और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होती है, तो दिस पर्सन दिस गाय शुड बी बिलो वायर। बंदे को इस तरीके से तैरना है कि उसकी टांगों में से करंट एंटर करे और उसके सर में से करंट बाहर आए। ये देखो, करंट इधर से एंटर करेगा और करंट इसके हेड में से बाहर आएगा। लेग्स में से करंट एंटर करना चाहिए, यानी कि लेग्स जो हैं वो साउथ की तरफ होनी चाहिए और जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है और बंदा वायर के नीचे है, देन नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म ये हो गई, तो नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल
नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, यही सिचुएशन थी, ये है नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म ऑफ द पर्सन। चलिए एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, इफ ए मैन इज स्विमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सॉरी ये डायरेक्शन गलत हो गई, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ over the magnetic needle with his head towards the needle, ये needle है बेटा, with his head towards the needle such that current enters from his feet and leaves his head में से बाहर आ रहा है, then the north end of the needle will be deflected towards लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एंड नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ सच दैट magnetic field is acting along y-axis. This is y-axis and magnetic field is acting along y-axis. Magnetic field is denoted by symbol capital B. ये magnetic field हमने खुद से अप्लाई किया है, एक्सटर्नल magnetic field है। इस magnetic field के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल से प्लस Q, point charge particle plus Q is moving with velocity V in XY plane. In XY plane means velocity is in XY plane such that angle between magnetic field and velocity vector is theta. क्लियर? ये सारी जो assumptions ली हैं मैंने लिख रखी हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। आई रिपीट कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसमें हमने एज्यूम किया मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस एंड अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q हैविंग वेलोसिटी v इज मूविंग इन xy प्लेन सच दैट इट मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक चार्ज मूव कर रहा है, हमें पता है कि मूविंग चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मींस यहाँ पर अब दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगे, एक जो हमने अप्लाई किया है कैपिटल B, दूसरा जो इस चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस किया है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स which is known as magnetic Lorentz force। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स महसूस करनी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा, ओके। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फोर्स, आप इसे FM लिख सकते हो, सिंपली F लिख सकते हो, FM डजंट मैटर। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, वैल्यू ऑफ चार्ज Q। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। B के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी मैग्नेटिक फोर्स भी ये चार्ज पार्टिकल ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, the speed with which charge particle is moving, and it is directly proportional to sine of the angle between velocity vector and magnetic field vector. Theta is angle between magnetic field vector and velocity vector. Clear? तो ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, Q, B, V एंड साइन थीटा। अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं
तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को लिखूंगा QBV sin थीटा। इफ वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो आप यहाँ पर लिख सकते हो FM इज इक्वल टू K टाइम्स QVB sin थीटा। बाई चांस टू आर गुड लक याद नहीं करना पड़ेगा, K की वैल्यू हो जाती है 1, जिसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी BQV sin थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसमें आपको जो ध्यान देना है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, अगर एंगल थीटा हो, थीटा की वैल्यू 0 हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, जिसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है 0, जिसका मतलब कि इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, it will not experience any force, it will not experience any force, इसे कोई फोर्स महसूस नहीं होगी। ठीक है, और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस केस में साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री सबसे ज़्यादा यानी कि 1 होगा। उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी बाय द चार्ज पार्टिकल वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी BQV। हमने साइन थीटा साइन 90 को यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इज दैट क्लियर? सो थीटा 90 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब बात आ गई इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए हम अपने फाइनल रिजल्ट को क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। वी विल राइट डाउन फाइनल रिजल्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो BQV sin थीटा। अगर मैं इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसे मैं लिखूंगा V क्रॉस B। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। V क्रॉस B याद रखना है। इस चैप्टर में जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लिंक फॉर्मूला आएंगे सब में मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में आएगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एसोसिएटिव नहीं होता, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसलिए इसमें कौन सा वेक्टर पहले या बाद में लिखा है ये इंपॉर्टेंट रहता है। याद रखने का जुगाड़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा तो वो तो राइट साइड में ही आएगा। बस हो गया क्लियर जी। चलिए अब इस केस में अगर मुझे डायरेक्शन समझनी हो तो मैं अपनी राइट हैंड में पाल्म और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लूंगा लाइक दिस। ठीक है, पाल्म एंड राइट हैंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड टू 90 डिग्री। नाउ मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा, जो वेक्टर पहले लिखा है टुवर्ड्स जो वेक्टर बाद में लिखा हुआ है। ये है, मान लीजिए मेरे पास XY प्लेन, वेलोसिटी वेक्टर है इधर, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर यू कैन सी हियर, और इस तरफ था मेरे पास ऐसे Y डायरेक्शन। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस यू कैन सी हियर, समथिंग लाइक दिस। अब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम velocity vector towards magnetic field vector. Thumb will point in upward direction यानी कि along the z axis, यानी कि इस केस में magnetic force की डायरेक्शन होगी along z axis. Clear?
मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक और रूल होता है विच इज़ नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब एंगल 90 डिग्री हो। एंगल थीटा एंगल किसके बीच में था? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तब हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं। रूल क्या कहता है कि अपनी लेफ्ट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लो। तीनों फिंगर्स को, 2 फिंगर्स एंड एक थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो। अब अगर फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स करंट means direction of motion of positive charge, then thumb will point out towards magnetic Lorentz force या towards magnetic force. I repeat, if we stretch first finger, middle finger and thumb of left hand perpendicular to each other and first finger point out towards magnetic field, middle finger will point out towards current, then thumb will point out towards magnetic force. इस रूल को हम लोग 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू अप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये है वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये है वेलोसिटी वेक्टर एंड ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया बेटा 90 डिग्री। वी विल ट्राई टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। याद रखने का देसी जुगाड़ है FBI, ठीक है? फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। थंब फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। फर्स्ट फिंगर टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ऊपर। एंड मिडिल फिंगर टूवर्ड्स वेलोसिटी वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो गया। देन थंब विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? सपोज अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, a charge particle is moving towards east and magnetic field is acting from south towards west. आप कह सकते हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बट डजेंट मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टूवर्ड्स वेस्ट। Then tell me what is the direction of magnetic force using Fleming's left hand rule. अपने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालो, लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो। अब फर्स्ट फिंगर को पॉइंट आउट करो टूवर्ड्स वेस्ट। सब करके देखो तभी समझ में आएगा। तो ये है मेरे पास फर्स्ट फिंगर, ये अंदर की तरफ है, ये लीजिए इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडिल फिंगर है इट शुड बी टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया इस तरफ, थंब आ गया मेरे पास ऊपर की तरफ, विच मीन्स दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास फिर से ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नीचे को गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। देन फाइंड आउट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। लेफ्ट हैंड FBI, फोर्स हमें ढूंढनी है मैग्नेटिक फील्ड। चलो किधर? अंदर की तरफ। करंट किस तरफ होगा? ये ध्यान से बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है नीचे को, बट हमारा जो रूल है उसमें पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेशन में लिया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज ऊपर को जा रहा है। तो मैं यहाँ पर प्लस Q चार्ज एज्यूम कर लूँगा
अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर? नाउ यू विल ट्राई टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। FBI, मैग्नेटिक फील्ड चला गया अंदर को, करंट चला गया ऊपर को, एंड जो थंब है वो आ गया टूवर्ड्स वेस्ट। ये गलत लिखा गया, थंब आ गया टूवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? FBI, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को, थंब आ गया टूवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स या सिंपली मैग्नेटिक फोर्स इट विल एक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। एक बार फिर से वापस चलते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स FM का फॉर्मूला लिखा है Q इंटू V क्रॉस B। ये है राइट साइड में क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम +1 की फ्लैशबैक में चले जाएं, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था जिसका दूसरा नाम था वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फोर्स जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एंड magnetic field vector are also perpendicular to each other। हम इनफैक्ट ये पॉइंट भी ऐड करते होते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी perpendicular to plane containing vectors V and B, containing vector V and vector B। इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड अब इस पॉइंट को हम लोग एक पुरानी एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले जब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डिस्कशन की थी, ये Y-X एंड Z-एक्सिस ली थी। हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग Y-एक्सिस एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन, यही था। अब जो मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल है ये दोनों ही XY प्लेन में है। जो मैग्नेटिक फोर्स आई थी वो आई थी इसके परपेंडिकुलर यानी कि Z एक्सिस के अलोंग। यानी कि जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी है, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स मोटे से शब्दों में ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे। मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। इस बात को समझते हैं एक डायग्राम से। मान लीजिए मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की जाए विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, which is perpendicular to the velocity vector, then we can conclude that this force cannot do any work। ये फोर्स कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरफ वेलोसिटी वेक्टर है उसी तरफ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वेक्टर बना रहा हूँ जिसे मैं ds से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? dW इज इक्वल टू F डॉट ds। अगर एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब वर्क डन 0 होगा। cos 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, FM ds cos 90 is 0, therefore work done is 0। यानी कि work done by magnetic force is always 0। work done by magnetic force is always 0। ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं। ये है हमारे पास चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए एक्ट कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट, वेलोसिटी वेक्टर एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री। अगर मैं पावर को याद करूँ, +1 के वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में फ्लैशबैक में वापस चला जाऊँ तो मुझे ध्यान में आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स
या एफ डॉट वी जो है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, ये की पावर की वैल्यू होगी 0। मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई पावर जनरेट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर जनरेट पावर। क्लियर? फिर से बेटा I+1 के फ्लैशबैक में जाने का टाइम है। फिर से वापस चलते हैं। एक बार मैं आपको सर्कुलर मोशन याद दिलाता हूँ। सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि मान लीजिए एक चार्ज, एक पार्टिकल, या वहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो नहीं कहा था, मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। एट एनी पॉइंट पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, देन ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंट टू द सर्कल, एंड अगर इसे सर्कुलर पाथ में घूमना है तो कोई एक फोर्स है, इट शुड एक्ट टूवर्ड्स सेंटर, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो जॉब थी, इसका काम क्या था? इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट change in magnitude of velocity, without change in magnitude of velocity। velocity और फोर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये फोर्स क्योंकि 90 डिग्री पे थी वेलोसिटी के, तो इस फोर्स का वेलोसिटी के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। कोई कंपोनेंट देखने के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos 90 0 होगा। तो इस फोर्स का वेलोसिटी के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है। तो ये फोर्स सिर्फ क्या करती थी? ये फोर्स सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करती थी। अगर हम रिकॉल करें, ये चार्ज पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आ जाएगा तो अब वेलोसिटी इधर हो जाएगी। आप देख सकते हो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस डायरेक्शन को किसने चेंज किया है? दिस डायरेक्शन इज चेंज बाय द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो भी फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे होती है, जो पॉइंट मुझे यहाँ से आपको समझाना है, जो फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे होती है वो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो चेंज करेगी बट उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। हमारे केस में भी यही है। मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस दैट जो मैग्नेटिक फोर्स है इट कैन चेंज या इनफैक्ट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन को तो चेंज करेगी बट उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, या कह लो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है जी? अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है 12mv²। अगर v यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, कोई पावर जनरेट नहीं होगी। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। या ये भी कह सकते हो कि नाउ वी कैन से दैट ये जो मैग्नेटिक फोर्स है it will act as centripetal force, it will act as centripetal force। ये सारी कंडीशंस को जस्टिफाई कर रही है। तो इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा।
चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। इसको डिटेल में हम इसी चैप्टर में आगे एक्सप्लोर करेंगे। हमने ये कहा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ, लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम P का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अगर v चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या कह लो मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट cannot change मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब फिर हम मैग्नेटिक फोर्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जब वो किनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती, स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाती है। तो आंसर है यही कि डायरेक्शन को चेंज करना ही हम लोग प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं। इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम चार्ज पार्टिकल्स को कन्फाइन कर पाते हैं, स्पेस में बांध के रख पाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को इस सेंस से अप्लाई किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल एक लिमिटेड स्पेस में ही मूव कर पाते हैं, उससे बाहर नहीं जा पाते। एंड इसी के बेस के ऊपर एक टर्म या एक मशीन डिवाइस रहती है नोन एज मैग्नेटिक बॉटल। थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑल्दो डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक बॉटल्स यही करती हैं, चार्ज पार्टिकल्स हाई किनेटिक एनर्जी से मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल्स को कन्फाइन कर पाते हैं, ठीक है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बॉटल्स। तो अगर चार्ज पार्टिकल को कन्फाइन कर लिया, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो किनेटिक एनर्जी है, मीन्स हमने एनर्जी को कन्फाइन कर लिया। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स को यूज करते हुए चार्ज पार्टिकल्स एंड एनर्जी दोनों को बांध के, दोनों को कन्फाइन करके रखा जा सकता है। And now we have definition of strength of magnetic field using magnetic Lorentz force। हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स Fm का फॉर्मूला क्या लिखा है, Q इंटू वी क्रॉस बी। जो B सिंबल है हमने इसको किसके लिए यूज़ किया था, हमने इसके लिए अभी तक टर्म यूज़ की है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है, काम चलता है, बट इसके अलावा हम इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ठीक वही कंसेप्ट है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इज़ द कंसेप्ट या लॉजिक विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने वाले हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि थीटा इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ एंड वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब मैं मैग्नेटिक फोर्स को कैसे लिख पाऊँगा, क्यू वी बी साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। यहाँ से मैं b को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। इसे मैं लिख सकता हूँ Fm अपॉन क्यू वी इंटू साइन 90, बेसिकली साइन 90 हो जाएगा 1। इसको मैं अगर फर्दर लिखूँ कि अगर चार्ज मेरे पास 1 यूनिट है, अगर मेरे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, एंगल थीटा मैं पहले से ही 90 डिग्री लिख चुका हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के। मीन्स वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स acting on a charge particle, on a unit charge particle moving with a unit velocity at right angle to the magnetic field। Clear? Repeat कर रहे हैं, magnetic field strength is numerically equal to magnetic Lorentz force acting on a unit charge particle moving with a unit speed at right angle to the magnetic field।
डेफिनेशन लिख रखी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोग यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स होते हैं टेस्ला। SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला। जब पूरा टेस्ला लिखना है तो T स्मॉल लिखी जाएगी। अगर सिर्फ कैपिटल T एक अल्फ़ाबेट सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल T रहेगा। क्लियर? मैं यहाँ पर ही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। मैं लिखूँगा 1T इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 90 डिग्री। मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मैं कहूँगा कि किसी स्पेस में, किसी रीजन में लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला कहा जाएगा। अगर 1 कूलम चार्ज जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, अगर वो चार्ज पार्टिकल 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे तो मैं उस स्पेस में लगने वाले या उस पॉइंट पे एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को 1 टेस्ला कहूँगा। Magnetic field strength at a point in space will be called 1 Tesla if a charged particle of 1 coulomb moving at speed of 1 meter per second at right angle to the magnetic field experiences a force of 1 Newton. Clear? तो ऐसे यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला। बट टेस्ला जो है ये लार्ज यूनिट हैं, ये बड़े यूनिट्स हैं, तो प्रैक्टिकली इनकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी कम होती है। जनरली हम लोग इससे छोटा कम स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। जैसे अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का होता है, क्वाइट स्मॉल। बट स्टार्स, बड़े स्टार्स का मैग्नेटिक फील्ड इससे कई हजार लाख गुना ज़्यादा हो सकता है। इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10⁸ टेस्ला तक होता है। वेरी वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरी लार्ज स्टार्स। क्लियर? तो जो हम लोग नॉर्मल मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कहीं रहता है। ठीक है, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे देखेंगे 0.01 टेस्ला इस तरह के ऑर्डर का रहता है। इसके जो CGS यूनिट्स हैं, CGS यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गॉस। ठीक है, गॉस थ्योरम आपने पढ़ी थी, साइंटिस्ट के ऑनर में ही नाम रखे गए हैं। टेस्ला भी साइंटिस्ट के ऑनर में ही यूनिट के नाम रखे गए हैं। 1 गॉस, अगर गॉस में G लिखना है तो कैपिटल, पूरा गॉस लिखना है तो G आएगा स्मॉल। एक टेस्ला और एक गॉस कैसे रिलेटेड हैं? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर? टेस्ला को लिखने का एक और मेथड भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। Another way to represent Tesla is 1 Weber per meter square. 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square. बेसिकली बच्चों जो वेबर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स हैं। ये हमारे पास एरिया के यूनिट्स हो गए, ये कि फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमारे पास बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैं बातों को लिंक करके दिखाता हूँ। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में याद है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने लिखी थी E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फार्मूला आपने लिखा था E.A या E.S, d∅ लिखना हो तो E.dA या ds, यही था। तो यहाँ पर फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया करूँगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर किसके यूनिट्स हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, मेरे पास क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस टेस्ला। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल लॉरेंज फोर्स या सिंपली लॉरेंज फोर्स। हमने अभी तक जो लॉरेंज फोर्स लिखी वो सिर्फ थी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मींस हम इसमें ये एज्यूम करके चल रहे थे कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। बट अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और
इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एक साथ चल रहा हो तब दोनों फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगी। मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल लॉरेंज फोर्स विच इज आल्सो कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, सिंपली लॉरेंज फोर्स भी कहा जा सकता है। इसके दो हिस्से आएंगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, डजंट मैटर। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट में हो सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एट सम एंगल भी हो सकते हैं। अगर आप लोग एडवांस के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट सेक्शन इन अ सेपरेट लेक्चर। फिलहाल हम सिर्फ एक फॉर्मूला लिखेंगे। जो टोटल फोर्स है वो दो फोर्सेस का सम हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू V क्रॉस B हमने अभी अभी पढ़ा। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से +2 शुरू की है। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मेरे पास चार्ज कॉमन आ जाएगा। V क्रॉस B प्लस E is the formula of net force acting on a charged particle if charged particle is moving through both electric and magnetic field. Clear? अब हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं उसको? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को आगे जाने देती है और डिफरेंट वेलोसिटी, उसके अलावा अगर कोई और वेलोसिटी है तो उन चार्ज पार्टिकल्स को डेविएट कर देती है, यानी कि सिस्टम से बाहर निकाल देती है। वेलोसिटी सिलेक्टर इसी तरह के कंसेप्ट पे काम करती है जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती हैं। कंसेप्ट क्या है? हम दोनों फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट उनकी एडजस्टमेंट इस तरीके से की जाती है सच दैट कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0। आई रिपीट, वी हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Electric and magnetic field, these two fields are perpendicular to each other and velocity of the charged particle is perpendicular to these two fields also। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को कम ज़्यादा एडजस्ट किया जाता है इस तरीके से ताकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की नेट वैल्यू 0 हो जाए। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंटू V क्रॉस B प्लस E इज इक्वल टू 0, यानी कि V क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ E। यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं VB साइन थीटा इज इक्वल टू E, क्योंकि मैं बात कर चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। साइन थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे VB इज इक्वल टू E, यानी कि V की वैल्यू हो जाएगी E बाय B। मीन्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड E बाय B है तभी वो चार्ज पार्टिकल 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स वो चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के, बिना किसी एक्सेलरेशन के सीधा निकल जाएगा। एंड एनी पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी डिफरेंट देन दिस वन, इट विल एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस सम नेट फोर्स। उसके लिए F की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए वो एक्सेलरेट होगा, इसलिए वो सीधा जाने की जगह साइड में डाइवर्ट कर जाएगा। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ डेविएट कर जाएगा, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ये मेरे पास एक टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर रखी है।
ठीक है, बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाता है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। मैं डायग्राम में समझाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मार्क कर लूँगा। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखा है एंड E इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक force will be experienced by this charge particle in the direction opposite to applied electric field as electron has negative charge. क्लियर? ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बारी आई मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेटअप किया जाता है। वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है वो मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। मैं एक अजम्पशन लेके चलूंगा, अगर सही हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मुकर जाएंगे, डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उसको मैं यहाँ पर एक डॉटेड सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्रॉस सिंबल है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये कहेंगे अगर क्रॉस लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज acting perpendicular to plane in inward direction, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर हम डॉट्स यूज करते हैं क्रॉस की जगह, अगर हम डॉट्स लगाते हैं तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि आपको अगले पूरे यूनिट के लिए मेमोराइज करना पड़ेगा। पूरे +2 में ये बार बार यूज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकता है, जहाँ तो हमारा फाइनल आंसर डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा या क्रॉस की फॉर्म में। ऐसा करते हैं, एक बार मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। अजम्पशन सही है या गलत है बाद में देखेंगे। अंदर की तरफ लग रहा है, हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम चाहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0। ये चार्ज पार्टिकल मूव किस तरफ कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी हो गई लेफ्ट की तरफ। FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। FB मैग्नेटिक फील्ड मैंने किस तरफ माना, अंदर को। FBI क्या है, करंट। करंट मैंने किस तरफ माना, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हो गई उल्टी, तो करंट मैंने उल्टी तरफ मान लिया, ठीक है। आपको ही ऐसे ट्विस्ट होके ही ट्राई करना पड़ेगा। आई रिपीट, FBI मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट है पीछे की तरफ, तो फोर्स किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अब 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये कंडीशन जरूरी थी। यहाँ पर माइनस साइन यही बता रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए जरूरी होगा कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट करे। नाउ यू कैन सी हियर कि अगर मैं ये लूँ वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, एक्स एक्सिस में। अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने बनाया था नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है वो किस तरफ आई है, इनवर्ड आई है, अंदर की तरफ आई है, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव जी एक्सिस। यही हो गया, मतलब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक एक्स वाई और एक एक्स दूसरा वाई और तीसरा जी एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। मींस ये कंडीशन हमारी यहाँ पर जस्टिफाई हो गई है। इसके बाद हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। मतलब हम इस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं V इज इक्वल टू E/B। जब ये रेशियो बन जाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी कुछ और है तो इट विल बी ईदर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट।
व्हाटएवर इट इज, कम डिफ्लेक्ट होगा या ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा ये v के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये श्योर है कि ये चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जा पाएगा। तो पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इस डिवाइस को, वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर के आखिर में हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंस कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैं सिमिलरिटीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, जो हमने आज पढ़ा है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने का, इसके ओरिजिन का कारण क्या है? इसके ओरिजिन का कारण है चार्ज। चार्ज आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अकेला प्लस क्यू या अकेला माइनस क्यू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने का कारण करंट एलिमेंट होता है। इट इज़ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट में हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, उसका छोटा सा हमने हिस्सा लिया, उस छोटा सा उसका एलिमेंट लिया, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। एंड करंट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल IDL। यू कैन से इट इज प्रोडक्ट ऑफ current and small length I into dl. Current element is a vector quantity. It is a vector quantity. ध्यान देना बेटा, करंट हमने पढ़ा था करंट स्केलर है, बट करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस तरफ करंट होगा उसी डायरेक्शन में dl वेक्टर लिया जाएगा। मतलब अगर मेरे पास ये लेंथ dl है तो करंट एलिमेंट इस एग्जांपल में हमारे पास अलोंग y एक्सिस होगा, मींस करंट एलिमेंट IDL j कैप इस केस में मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो जो पॉइंट समझना है कि करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कारण द कॉज दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का कारण है चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर है? अब हमने यहाँ पर कहा अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं ये नहीं कह सकता कि एक नॉर्थ पोल प्रेजेंट है उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। मैं ये नहीं कह सकता कि एक साउथ पोल प्रेजेंट है उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। मैं तो कहूँगा एक करंट एलिमेंट प्रेजेंट है जिसने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी खासियत क्या है? ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर्टिकुलर चार्ज पॉजिटिव चार्ज से शुरू, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। बट ऑन द अदर हैंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे ऑलवेज फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always form closed loops, always form closed loops। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेक्चर के बाद अभी आप लोग कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट गो थ्रू 2 or 3 पेजेस दैट आई कवर्ड फ्रॉम योर बुकलेट। अगले लेक्चर के बाद जब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके बाद आप लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करोगे। नमस्कार।